प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 40 को पढ़ने समझने वाले हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज गद्य खंड में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, ल्हासा की ओर। तो चलिए देखते हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हमें और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं तिब्बत की यात्रा का वर्णन करते हुए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव क्लास भी लेते हैं आपके लिए, तो कहीं आपसे मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं ल्हासा की ओर। और आज हम इसके अंतिम वर्कशीट हैं, ये इस चैप्टर का अंतिम वर्कशीट है, तो इसलिए भी आपको बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। जो तिब्बत की ज़मीन थी ना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ की ज़मीन थी, जो खेती वगैरह थी, वो कुछ छोटे बड़े जागीरदारों में बटे थे। अब जागीरदार होते हैं जैसे कि भाई जिनकी जागीर होती है, बहुत सारी ज़मीन होती है, और ये क्या करते हैं, कुछ काम खुद करते हैं तो कुछ काम ये मज़दूरों से करवाते हैं, और कुछ एक खेती जो है लोगों को दे देते हैं कि आप इसमें काम करो और जो भी अनाज मिलेगा वो आप हमें दे देना, हम आपको इसके बदले ये देंगे। तो ये होता जागीरदारी। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों यानी कि बिहारों के हाथ में थी। तो जो ये जागीर है ना, इनका जो बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि जो मठ होते हैं ना, मठ आप जाएंगे साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर मठ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मठों के अंडर में थी। और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता। जो जागीरदार हैं, क्योंकि जागीरदारों में बटी थी ये ज़मीन, और सभी जागीरदार क्या करते, उस जितनी भी उनके पास ज़मीन थी, कुछ खेती वो खुद कराते, यानी कि खुद ही अपने काम में लगते, कुछ मज़दूर अरेंज करते, तो खुद कराते इस काम को, और बाकी क्या करते, दूसरों को दे देते कि तुम कराओ, है ना, जिसके लिए उन्हें मज़दूर बेगार में मिल जाते। तो मज़दूर चाहिए होंगे और मज़दूर भी मज़दूरी में मिल जाते हैं, वह रोज़ के हिसाब से मज़दूरी, आप हमारे खेत में काम कर दो और आपको इतना मिलेगा। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता। तो खेती का इंतज़ाम यानी कि भाई जागीरदार तो देखेगा नहीं, अब जागीरदार क्या करेगा, किसी को वहाँ पर रखेगा कि भाई जो भी मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, कितना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन लेट आता है जल्दी जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जो अरेंजमेंट है ना, वो एक भिक्षु को भेजा जाता। ठीक है, जो जागीर के लिए आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो देखो भाई, जो जागीर के मज़दूर हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने ना राजा को देखा ना जागीरदार को देखा, तो वो इसी नमस्ते बौद्ध भिक्षु को ही देखते हैं और इसी को अपना सब कुछ मानते हैं। इसने जो ऑर्डर दिया उसे उसको पालन करना पड़ता सभी को। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु, इन्हें जो है नमसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नमसे नाम दिया है। जैसे आप स्कूल में जो हेड होता है उसे नाम देते हैं प्रिंसिपल, है ना, क्लास में जो पूरी क्लास को संभाले हमारे ही बीच में से, उसे हम कहते हैं मॉनिटर। इसी तरीके से जो उसका काम संभालता है उस भिक्षु को कहते थे नमसे। वो बड़े भद्र पुरुष होते हैं, यानी कि दिखने में बहुत स्मार्ट होते हैं, अच्छे होते हैं ना, टाई वाई लगा के भद्र पुरुष। वह बहुत प्रेम से मिले। लेखक अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जो नमसे थे वहाँ के भिक्षु थे जो कि खेती बाड़ी का काम देखते, तो वो कहते बड़े अच्छे इंसान थे और हमसे कैसे मिले, बड़े प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई भी ख्याल करना चाहिए। मतलब जो लेखक है ना, वो खुद भी टाई वाई लगा के था, अच्छे स्वरूप में था, भिखारी नहीं बना था, तो अच्छी कंडीशन में लेखक भी था। तो ये नमसे जो लेखक से बड़े प्यार से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर भी था, है ना, तो मंदिर भी बहुत अच्छा है, जिसमें कंजूर ध्यान से समझना क्या है। कंजूर यानी कि बुद्ध वचनों को अनुवाद करके लिखा हुआ है, और जो बुद्ध के वचनों को अनुवाद करके किताब बनाई है ना, ट्रांसलेट करके,
तो उन्हीं को हम कंजूर कहते हैं। यहाँ पर कंजूर नाम दिया है कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। तो बौद्ध की जो बुद्ध वचन है उनको ट्रांसलेट किया और उसकी 103 पोथियाँ रखी है बड़ी। मेरा आसन भी वहीं लगा और लेखक कहते हैं कि मैं भी भाई वहीं बैठ गया, है ना। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 12-12 शेर से कम नहीं रही होगी। जो एक किताब थी, पोथी कहते हैं किताब को, वो कितनी थी भाई, 15-15 शेर, यानी कि वज़न में वो 15-15 शेर की रही होंगी। तो ये है वहाँ की खेती बाड़ी भौगोलिक स्थिति का वर्णन, जो कि आपको अच्छा भी लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी पता लगी होगी। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि तिब्बत में ज़मीन की क्या स्थिति थी। जो तिब्बत की ज़मीन थी वो कैसी थी। तो देखो भाई, तिब्बत की ज़मीन बताया ना आपको कि वो सभी पूरी ज़मीन तिब्बत की वो अधिक बहुत मतलब छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी, जिनकी देखरेख जागीरदार करते थे। जागीरदारों के वो अंडर में होती थी। तो आपको इसे थोड़ा सा खोल के लिखना है कि तिब्बत की पूरी ज़मीन वो बहुत से छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी और ये जागीरदार फिर खेती का आगे अरेंजमेंट किया करते कि किसको देना है, किससे करवाना है। ठीक है, आगे देखो। तिब्बत की ज़मीनों पर खेती का काम कौन करता था। तो ये जागीरदार खुद तो करेंगे नहीं, नहीनम से करेंगे। तो कौन करता था भाई, मजदूर मिल जाते थे तो खुद कराते। देखो यहाँ से लिख दोगे आप इसे बना करके कि जो तिब्बत की ज़मीन थी उसमें जागीरदार कुछ खेती खुद कराता था, है ना। जो तिब्बत की ज़मीन में खेती कैसे होती, कुछ जागीरदार खुद कराते काम और बाकी बचे हुए में वो मज़दूर रख देता, उन्हीं मज़दूरों से सारा काम करवाया जाता था। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से आप इसको आंसर को लिखोगे। और अगला सवाल है, सेकर की खेती के मुखिया कैसे आदमी थे। तो ये तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर लिखोगे, सेकर की खेती के मुखिया एक बौद्ध भिक्षु नमसे, जिन्हें नमसे कहा जाता है। और ये भिक्षु बड़े भद्र पुरुष होते, यानी कि देखने में बड़े जेंटलमैन की तरह सुंदर लगते। तो पूरा आपको इस आंसर को कंप्लीट करना है। गद्यांश में मंदिर के बारे में क्या बताया है। तो मंदिर के बारे में क्या बताया है, वहाँ पर मंदिर होते, उन मंदिरों में कंजूर रखे होते जो कि बुद्ध वचन थे। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बुद्ध वचन थे, देखो यहाँ पर एक मंदिर, अच्छा मंदिर था और उसमें क्या होते थे, गौतम बुद्ध के वचनों को अनुवाद करके कंजूर, उन्हें नाम दिया गया कंजूर। तो उन्हें रखा जाता है और वो कितनी 103 के करीब थी। ठीक है, अब अगला सवाल आपका MCQ है। तो इसे आपने क्या करना, टिक मार्क लगाना है। वे कंजूर किससे कहते हैं। तो कंजूर, ये पहला ही ऑप्शन आपका रहेगा, बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ। उसके बाद देखो समाज से रिलेटेड हमने समास वाली वीडियो बनाई है लाइव क्लास में। तो अगर आपने लाइव क्लास की समास वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें कि आपको पूरे समाज अच्छे से समझाए गए हैं क्लास में, तो आप उसे ज़रूर देखें, समझें। हस्तलिखित का विग्रह करते हुए समास का नाम बताना है। तो देखो सब में तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास से होगा। अब इसमें हस्तलिखित का मतलब होता है तृतीय तत्पुरुष, यानी कि हाथ से लिखी हुई। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय।